नमस्कार। आज हम बारबरा फ्रीथी के उपन्यास ब्यूटीफुल स्टॉर्म के एक हिंदी सारांश पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड हिंदी समरी है। तो इसमें कहानी का प्लॉट, किरदार और थीम्स वगैरह का जिक्र है। हम कोशिश करेंगे कि इस सारांश से ज़रूरी बातें निकालें। हाँ, तो आज की चर्चा का मकसद है ये समझना कि ये रोमांटिक थ्रिलर कैसे रहस्य, रोमांच और भावनाओं को एक साथ बुनता है। और ये भी देखेंगे कि सारांश से लेखक की टेक्निक कितनी समझ आती है, जैसे प्रकृति का इस्तेमाल, किरदारों के रिश्ते। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एलिसिया मोनरो से। सारांश बताता है कि वो एक मौसम फोटोग्राफर है और उसे तूफानों का पीछा करना, उनकी तस्वीरें लेना, इसका जुनून है। हाँ, सिर्फ हॉबी नहीं, जुनून। ये एक अच्छा तरीका है किरदार को इंट्रोड्यूस करने का, है ना? पता चलता है कि वो शायद थोड़ी रिस्क टेकर है। बिल्कुल। जुनून शब्द इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि ये उसके कैरेक्टर का अहम हिस्सा है। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब एलिसिया एक बड़े तूफान की तस्वीरें ले रही होती है और उसे पास के एक घर की खिड़की में एक औरत दिखती है मदद मांगते हुए। सारांश कहता है ये एक अहम घटना है, मतलब सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं, ये कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको क्या लगता है, ये हुक काफी है पाठक को पकड़ने के लिए? हाँ, बिल्कुल। ये एक क्लासिक थ्रिलर वाला सेटअप लगता है। एक नॉर्मल सिचुएशन में कुछ अजीब दिखना, और जैसा सारांश बताता है, बाद में पता चलता है कि उस घर में एक हत्या हुई है। तो वो सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, वो सच था। ये चीज पाठक को तुरंत इन्वॉल्व कर लेती है। और फिर एलिसिया की प्रतिक्रिया, जैसा सारांश में इशारा है, उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उसे मोटिवेट करती है कि वो पता लगाए कि हुआ क्या था। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जिज्ञासा है या ये उसके लिए कुछ पर्सनल बन जाता है? सारांश इस पर कुछ कहता है। अच्छा सवाल है। सारांश सीधे सीधे अंदरूनी जरूरत शायद ना कहे, पर व्यक्तिगत खोज बनने का जिक्र तो है। इससे यही लगता है कि कहानी सिर्फ किसने किया वाली नहीं रहेगी। एलिशिया पर इसका क्या असर होता है वो भी शायद जरूरी है। और यही शायद दूसरे मुख्य किरदार की एंट्री होती है, माइकल गेल। हाँ, माइकल गेल। सारांश उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति बताता है जिसका उस हत्या से कोई ना कोई कनेक्शन है। ये थोड़ा टिपिकल रोमांटिक थ्रिलर जैसा लगता है। एक आकर्षक पर शायद खतरनाक आदमी। सारांश कहता है उसके आने से तनाव और आकर्षण दोनों आते हैं। क्या इसमें कुछ नयापन लगता है सारांश के हिसाब से, या बस एक फॉर्मूला है? सारांश बताता है एक जरूरी मोड़ है। अब सिर्फ बाहरी रहस्य नहीं, बल्कि उनके बीच का रिश्ता भी कहानी का हिस्सा है। यहीं से परतें खुलना शुरू होती हैं, ऐसा लगता है। हाँ। और जैसे जैसे वो करीब आते हैं, कहानी सीधी नहीं चलती। सारांश कहता है कई परत हैं। हत्या की सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, माइकल का अतीत भी शायद। और दिलचस्प बात यह है, जो सारांश भी हाईलाइट करता है, बाहरी तूफान के साथ साथ अंदर भी एक तूफान चल रहा है, रहस्य का, भावनाओं का। ये बाहरी और भीतरी तूफान वाला आइडिया, ये वाकई में इंटरेस्टिंग है। पर क्या सारांश ये बताता है कि ये कनेक्शन कितना गहरा है? मतलब क्या बाहरी तूफान सिर्फ बैकड्रॉप है, या वो सच में किरदारों की हालत को दिखाता है, असर डालता है? सारांश इसे एक रोचक साहित्यिक तकनीक कहता है। तो लगता है ये सिर्फ माहौल से ज्यादा है। वो ये भी कहता है कि बाहरी तूफान एलिशिया के अंदरूनी भावनात्मक उथल-पुथल का प्रतीक है। तो हाँ, ये इशारा तो है कि लेखक ने प्रकृति को कहानी के इमोशनल फैब्रिक में बुनने की कोशिश की है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब है वो तो उपन्यास पढ़कर ही पता चलेगा, पर इरादा तो साफ लगता है सारांश से। और कहानी सिर्फ हत्या और रोमांस तक ही नहीं है ना? सारांश एलिसिया के अपने अतीत की तरफ भी इशारा करता है, उसके पिता की रहस्यमयी मौत, और ये भी कि शायद उसके तार आज की घटनाओं से जुड़े हों। हाँ, ये एक और लेयर जोड़ता है। अब ये सिर्फ किसी अजनबी की हत्या नहीं रही। बिल्कुल। तो जैसा आपने पहले कहा था, ये उसके लिए एक व्यक्तिगत खोज बन जाती है। सारांश इसे आत्मखोज की यात्रा भी कहता है। सुनने में थोड़ा क्लीशे लग सकता है, पर अगर इसे हत्या के रहस्य और पिता की मौत से जोड़ा जाए तो ये दमदार हो सकता है। क्या सारांश ये बताता है कि ये दोनों रहस्य कैसे जुड़े हैं, या बस इशारा करता है? सारांश सिर्फ ये कहता है कि पिता की मौत के तार शायद वर्तमान से जुड़े हो सकते हैं। ये शायद शब्द जरूरी है। हो सकता है रीडर की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए हो, या उपन्यास में भी ये कनेक्शन धीरे धीरे ही खुलता हो। पर यह दिखाता है कि एलिसिया सिर्फ बाहरी चीजों पर रिएक्ट नहीं कर रही, उसके अपने अनसुलझे मसले भी हैं जो अब सामने आ रहे हैं। ये कहानी को गहराई दे सकता है। सही बात है। और इसी सब
उलझन और खतरे के बीच एलिसिया और माइकल का रिश्ता भी पनपता है। सारांश इस रोमांस का जिक्र करता है, पर सिर्फ सीधी साधी लव स्टोरी की तरह नहीं। इसमें भरोसे की परीक्षा वाली बात बहुत जरूरी लगती है। ट्रस्ट इश्यूज। हाँ बिल्कुल। क्या माइकल पर भरोसा किया जा सकता है? उसका राज क्या है? उसका हत्या से क्या कनेक्शन है? ये सवाल रोमांस के साथ सस्पेंस को भी बनाए रखते हैं। हाँ, यही तो खासियत होती है रोमांटिक थ्रिलर की, या चुनौती कह लें। रोमांस और सस्पेंस का बैलेंस। क्या सारांश से लगता है कि ये उपन्यास ये बैलेंस बना पाता है? कहीं एक चीज दूसरी पर हावी तो नहीं हो जाती? जिस तरह भरोसे के मुद्दे को उठाया गया है, उससे तो लगता है कि रोमांस सिर्फ कहानी को सॉफ्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि तनाव बढ़ाने के लिए भी है। बिल्कुल। सारांश यही सुझाव देता है कि उनका रिश्ता खुद एक मिस्ट्री का हिस्सा है। माइकल सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है, वो पहेली का एक टुकड़ा भी है। ये रीडर को लगातार सोचने पर मजबूर करता होगा कि ये हीरो है, विलेन है या कुछ और ही है। ये चीज रीडर को इमोशनली इन्वेस्टेड रखती है, क्योंकि वो भी एलिसिया के साथ ये तय करने की कोशिश कर रहा होता है कि माइकल पर भरोसा करें या नहीं। अगर हम उन मेन थीम्स को देखें जिनका जिक्र सारांश में है, तो तस्वीर और साफ होती है। सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री है, आत्मखोज और फैमिली सीक्रेट्स भी हैं, और इन सब के साथ रोमांस और भरोसे की परीक्षा। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कहानी का वादा करते हैं। हाँ, ये सारे एलिमेंट्स दिखते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली वो तूफानों वाला पहलू, प्रकृति का सिंबॉलिक इस्तेमाल, वो ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। जैसा हमने पहले बात की, सारांश इस पर काफी जोर देता है। ये सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, एलिसिया की अंदरूनी लड़ाई का आईना है। सही कहा। ये टेक्निक कहानी को सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा होने से ऊपर उठा सकती है, उसे एक इमोशनल एक्सपीरियंस बना सकती है। सवाल ये है कि क्या सारांश ये बता पाता है कि ये सिंबॉलिज्म कितना सटल है या कितना जाहिर? नहीं, वो बारीकी तो सारांश नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बताता है कि ये जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है और कहानी के लिए अहम है। ये इस बात का संकेत है कि उपन्यास शायद सिर्फ प्लॉट पर नहीं, बल्कि माहौल और गहरे अर्थों पर भी ध्यान देता है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये सारांश में बता रहा है कि ब्यूटीफुल स्टॉर्म शायद एक टिपिकल रोमांटिक थ्रिलर से कुछ ज्यादा बनने की कोशिश करता है। ये असल में एक औरत की यात्रा लगती है, उसकी जिज्ञासा, उसका साहस और सच की तलाश। जैसा कि सारांश के अंत में भी इशारा है, उसके सामने दो तरह के तूफान हैं, एक बाहरी मौसम का और एक भीतरी भावनाओं का, रहस्यों का, खतरों का। उसका इन दोनों से जूझना और शायद उन पर जीत हासिल करना, यही कहानी का निचोड़ लगता है। और इस प्रोसेस में ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हत्या का रहस्य नहीं सुलझाती, बल्कि खुद को भी बेहतर समझती है, अपनी पहचान, अपना सच उजागर करती है। ये जो सेल्फ डिस्कवरी वाला पहलू है, अगर इसे अच्छे से लिखा गया हो तो ये कहानी को सिर्फ एक थ्रिलर से ज्यादा यादगार बना सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये सारांश हमें क्या बताता है? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि ये उपन्यास कई चीजों को मिलाने की कोशिश करता है। मिस्ट्री है, थ्रिल है, रोमांस है, और किरदारों का इमोशनल डेवलपमेंट भी है। हाँ, एक मिक्सचर लगता है। ये सिर्फ प्लॉट या घटनाओं पर बेस्ड कहानी नहीं लगती। किरदारों की अंदरूनी दुनिया, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकतें, इन पर भी फोकस लगता है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये उन रीडर्स को पसंद आ सकती है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा इमोशनल वेट और सोचने के लिए कुछ चाहते हैं। ये सिर्फ एक तेज रफ्तार कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी लगती है जिसमें रुक कर किरदारों के साथ महसूस करने की गुंजाइश हो सकती है। कम से कम सारांश तो यही इशारा कर रहा है। हाँ, ये संभावना तो दिखती है। तो आज हमने ब्यूटीफुल स्टॉर्म के इस हिंदी सारांश के जरिए कहानी की संभावित गहराइयों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि सारांश एलिसिया मोनरो को कैसे पेश करता है, एक पैशनेट फोटोग्राफर जो अचानक एक रहस्य में उलझ जाती है। हमने माइकल गेल के मिस्टीरियस किरदार पर बात की और उसके आने से कहानी में जो तनाव और आकर्षण पैदा होता है उस पर भी। हाँ, वो भरोसे वाला एंगल। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि रोमांस और भरोसे का मुद्दा कैसे कहानी के सेंटर में हो सकता है, और एलिसिया का अतीत कैसे वर्तमान पहेली में एक और परत जोड़ता है। और शायद सबसे अहम, हमने प्रकृति, खासकर तूफानों के सिंबॉलिक इस्तेमाल पर सोचा कि सारांश के मुताबिक ये कैसे बाहरी और भीतरी संघर्षों को जोड़ते हैं। और ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है, जो शायद उपन्यास का भी सेंट्रल क्वेश्चन हो, कि बाहरी दुनिया का जो कोहराम है, जैसे एक भयानक तूफान, वो अक्सर हमारे अंदर छुपे हुए डर या अनसुलझे सवालों या दबी हुई भावनाओं को सतह पर कैसे ले आता है। अच्छा पॉइंट है। क्या बाहरी चुनौतियां हमें मजबूर करती हैं कि हम अपने अंदर देखें
उन चीजों का सामना करे जिनसे हम शायद बचते रहें। प्रकृति की ताकत और इंसान की अंदरूनी कश्मकश, इनके बीच का ये रिश्ता सोचने लायक है। बिल्कुल। इस चर्चा के बाद पाठक इस सारांश को सिर्फ कहानी के प्लॉट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक गहरी बनावट और संभावित थीम्स के आईने की तरह देख सकते हैं। अगर वो इस उपन्यास को पढ़ने का सोचते हैं तो शायद इन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे। आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही।